गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में थे हम लोग और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में HGP पढ़ लिया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ लिया था। तो आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ना है हम लोगों को, और बेटा वो टॉपिक है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए टाइपिंग। क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट कर लिया जाए, स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। स्टार्ट कर लिया जाए भाई क्लास। तो जरा देखते हैं भी क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या इसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग या इसी को बोलते हैं डीएनए टाइपिंग, है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोले या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ साथ ही इसे हम लोग बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग या इसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए टाइपिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोले, डीएनए प्रोफाइलिंग बोले या डीएनए टाइपिंग बोले, ये टॉपिक पढ़ना है। अक्सर अभी तक की क्लास में हम जो पढ़ा रहे हैं इसको हम 2 लेक्चर में पढ़ाते हैं, है ना। पहले हम इसको 2 लेक्चर पढ़ाते थे 2-2 घंटे के। आज 1.5 घंटे में हम इसको कंप्लीट करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ छोड़ेंगे या आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी और हम कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। क्वेश्चन वाइज, पॉइंट वाइज पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। पहले मैं कोशिश ये करता था कि जितना बोलूँ उतना लिख डालूं, लेकिन लिखा हुआ एनसीईआरटी में भी आपके पास है और कल तक मैं पीडीएफ भेज दूंगा। 2 दिन में आउट ऑफ स्टेशन हूं, तो परसों हो सकता है मंडे को भेज पाऊं, पीडीएफ भेज दूंगा। नहीं तो एनसीईआरटी आपके पास है ही, मैटर रेडी हो गया है, ये मैं आपको बता दूं। तो उसमें लिखा हुआ मिल जाए। हमें आज आपको इसे समझाना है, तो आज हम समझाने पर ज्यादा जोर दें, क्योंकि लेक्चर सुन करके आप जब एनसीईआरटी पढ़ें या लेक्चर सुन करके जब आप पीडीएफ से, स्टडी मटेरियल से पढ़ें, तो चीजें आपको समझ में आ जाएं कि करना क्या है, होना कैसे, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। समझना, आज समझने पे ज्यादा जोर रहेगा, लिखने पे कम जोर रहेगा, है ना। चलो भाई देखते हैं किसने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए टाइपिंग की बात करें। तो देखो भाई, फिंगरप्रिंट आप जानते हैं, जो हमारे पाम में हो सकता है, फिंगर में हो सकता है, सोल में हो सकता है। जानवरों का पीछा करते थे हम लोग इससे, तो वहां से एक कंसेप्ट आया और हर पर्सन में ये वैरी करता है, अलग अलग होता है। इसीलिए थंब को हम लोग एज ए साइन भी यूज करते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि बाय द प्रोसेस ऑफ सर्जरी इसको अल्टर किया जा सकता है। तो फिर एक ऐसी चीज की आवश्यकता थी जिसको अल्टर ना किया जा सके, है ना। ये कोई वास्तव में फिंगरप्रिंट नहीं है, इसलिए प्रोफाइलिंग या टाइपिंग बोला जाता है। एक चीज और, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहले किसने खोज की इसकी, या फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन है? तो एलेक्स जेफ्रेज साहब। पहला पॉइंट हिस्ट्री से उठाते हैं, सारी बातें समझाते चलेंगे आपको। एलेक्स जेफ्रेज 1984। और आप देख रहे हैं कि जो HGP है, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, और 1990 में शुरू हुआ, 2003 में कंप्लीट हुआ, है ना। लेकिन यहां पे जरा आप देखो, ये HGP से पहले का कंसेप्ट,
1984, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इलेक्ट्रोप्लेट, है ना। और प्रोफेसर बीके कश्यप एंड लालजी सिंह, है ना। ये दोनों लोग इंडिया में, प्रोफेसर बीके कश्यप एंड लालजी सिंह, स्टार्टेड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया। दो नाम याद रखना है, स्टार्टेड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया। कहां पे भैया? एट सीसीएमबी हैदराबाद। ये भी हमसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सीसीएमबी, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सीसीएमबी का पूरा नाम सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लालजी सिंह को याद रखिएगा, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, तो हम टिक करेंगे लालजी सिंह। और फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें केवल तो एलेक्स जफरेज साहब को यह याद रखिएगा, 1984। है क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? दो तीन बातें जाननी है। एक बात ये जाननी बेटा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। दूसरी बात ये जाननी है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या है। तीसरी बात ये जाननी है टेक्निक क्या है। तो देखो जरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं। इसके पहले वाले सेक्शन में तीनों चीज हम सीक्वेंस से चलेंगे और आपको एक एक बात आपको बताएंगे। कुल 7 टर्म है और इन 7 टर्म्स को अगर हमने डिफाइन कर दिया तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जिसमें एक टर्म है रिपीटेटिव डीएनए, दूसरा टर्म है सैटेलाइट डीएनए, तीसरा टर्म है माइक्रो सैटेलाइट, चौथा टर्म है मिनी सैटेलाइट, पांचवा टर्म है डीएनए पॉलीमॉर्फिक, छठा टर्म है वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, है ना। और 7वां टर्म है डीएनए प्रोब। बस 7 चीजें अगर आपको क्लियर हो जाएं तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या है। मैं एक तरफ से एक एक बात बता रहा हूं आपको। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने एक बात पढ़ी कि किसी भी ह्यूमन में, इन एनी ह्यूमन, 99.9% नाइट्रोजनस बेसिस सेम है। ह्यूमन की पॉपुलेशन में किसी भी ह्यूमन में 99.9% नाइट्रोजनस बेस सेम है ना। तो डिफरेंट कितने, डिफरेंस कितने का है? तो डिफरेंस है, देखो भाई डिफरेंस कितने का है, समझना, पूरा लेक्चर सुनना। डिफरेंस है 0.1% नाइट्रोजनस बेस का। तो आप बताइए आपके जीनोम में टोटल कितने नाइट्रोजनस बेसेस थे, कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर, है ना। बोलो भाई। 99.9% बेस पेयर लिख लीजिए, बल्कि नाइट्रोजनस बेस की जगह आप बेस पेयर लिख लीजिए, है ना। बेस सीक्वेंसेस सिमिलर हैं या बेस पेयर से सिमिलर है, ठीक है। तो देखो भाई टोटल कितना था, 3 × 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट थे, है ना। तो इतने बेस पेयर में कितने बेसिस डिफरेंट होंगे? केवल आपको लगेगा बड़ी अजीब बात है, डिफरेंसेस बहुत कम है, केवल 0.1% का डिफरेंस है। लेकिन श्रीमान जी एक बड़ा डिफरेंस है। देखो किसी, अच्छा, ह्यूमन पॉपुलेशन में नो 2 इंडिविजुअल्स आर अलाइक एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ करके और कोई भी 2 इंडिविजुअल एक समान नहीं है।
जबकि आपको दिख रहा है सिमिलरिटी 99.9% की, डिफरेंस केवल 0.1% का। तो जरा देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति के डीएनए से कितनी जगहों पर भिन्न है, जरा इसको देखो है कैसे कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.1%? 0.1% का मतलब हुआ 100 में 1। तो सिंस 100 में 0.1, इसलिए 1 में 0.1 अपॉन 100, इसलिए 3 into 10 to the power 9, 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 3 into 10 to the power 9। ये डेसिमल हटा दिया आपने तो ये हो गया 8, और ये 2 जीरो काट दिया तो ये हो गया 6। यानी कितनी जगहों पर एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति के डीएनए से भिन्न है, तो 3 into 10 to the power 6। 3 के आगे 6 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको, और अगर आप इसको पढ़े तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये 10 लाख की कैटेगरी में चला गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख जगहें ऐसी हैं, 30 लाख नाइट्रोजनस बेसिस डिफरेंट कर रहे हैं। तो कोई मामूली डिफरेंस नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा यही वो डिफरेंस है। इसी 0.1% डिफरेंस की वजह से हर इंडिविजुअल अपने फिनोटाइप के मामले में, अपने कैरेक्टर के मामले में दूसरे इंडिविजुअल से भिन्न है ना। कोई दो इंडिविजुअल समान नहीं है एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ दें तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अलावा और कोई दो इंडिविजुअल समान नहीं है। तो अगर हमें किसी दो इंडिविजुअल में डिफरेंस देखना, तो हमें ये डिफरेंट पॉइंट देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सेम पॉइंट तो सेम ही है। लेकिन आप कल्पना करो कि 3 into 10 to the power 6 बेस पेयर्स की सीक्वेंसिंग करिए आप 2 पर्सन में। अगर आपको कंपैरिजन करना है 2 पर्सन के डीएनए का, तो बड़ा टिपिकल काम हो जाएगा, ये बड़ा कठिन काम हो जाएगा। कैसे कठिन काम हो जाएगा? एक बार आप किसी, मान लीजिए फोरेंसिक साइंस में हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो घटना स्थल से जो डीएनए मिला, उस डीएनए में 3 into 10 to the power 6 बेस पेयर की सीक्वेंसिंग करिए। बहुत बड़ा खर्च आने वाला है, बहुत लंबा टाइम लगने वाला। उसके बाद जो सस्पेक्ट है, सस्पेक्टेड पर्सन का डीएनए लिया जाए और उस डीएनए का 3 into 10 to the power 6 बेस पेयर की सीक्वेंसिंग करिए और फिर दोनों का मिलान। ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाए। तो इसके लिए एक बड़ा आसान सा तरीका निकाला गया कि हमारे डीएनए में, ह्यूमन के डीएनए में कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं जो नॉन कोडिंग होते हैं, और ये जो स्पेसिफिक नॉन कोडिंग रीजन है, ये डीएनए की लेंथ में बार बार रिपीट करते हैं। इन्हीं स्पेसिफिक नॉन कोडिंग और बार बार रिपीट करने वाले डीएनए स्ट्रेचेज को हम लोग रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रिपीटेटिव डीएनए। तो एक टर्म आया रिपीटेटिव डीएनए। क्या है? पूरा डीएनए मैच कराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत खर्चीला है, बहुत टाइम टेकिंग है ना। तो क्या करते हैं हम कि डीएनए के किसी एक स्पेसिफिक रीजन की मैचिंग करा लेते हैं, और वो जो स्पेसिफिक रीजन है वो नॉन कोडिंग रीजन है, और उसमें न्यूक्लियोटाइड का एक डेफिनिट सीक्वेंस बार बार रिपीट करता है। ऐसे डीएनए को हम लोग रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव डीएनए। और रिपीटेटिव डीएनए नॉन कोडिंग होते हैं। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज कहां पाए जाते हैं? ये टीलोमियर्स पर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम का जो एंड होता है उसे हम लोग बोलते हैं टीलोमियर। ये सेंट्रोमियर के पास पाए जाते हैं जो नॉन कोडिंग रीजन होता है। ये वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ये हेट्रोक्रोमैटिक एरिया पर पाए जाते हैं। और इन रिपीटेटिव डीएनए को मेन डीएनए से हम सेपरेट करते हैं बाय ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। और ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से जब हम इसको अलग करने की कोशिश करते हैं, तो
तो बल्क ऑफ जीनोमिक डीएनए मेजर पीक बनाता है क्योंकि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा, और माइनर पीक या स्मॉल पीक पर ये सेटल डाउन होकर के निकलता है, इसलिए इसको सैटेलाइट डीएनए बोला जाता है। तो दो तीन टर्म है जो मैं डिफाइन कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक बात तो ये है, और तो लिखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स identifying differences in some specific region in DNA sequence called as repetitive DNA. DNA fingerprinting involves, what is DNA fingerprinting? तो DNA fingerprinting इन्वॉल्व्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? तो ध्यान देना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पूरे डीएनए के सीक्वेंस को मैच नहीं कराते। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस, आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस in some specific region in DNA sequence. DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific region in DNA sequence called as repetitive DNA. Called as रिपीटेटिव डीएनए। अब ध्यान से सुनना, इसको हम रिपीटेटिव डीएनए क्यों बोलते हैं? एक टर्म मिला हमको रिपीटेटिव डीएनए, पूरे डीएनए सीक्वेंस में नहीं, केवल रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। इसको हम रिपीटेटिव डीएनए क्यों बोलते हैं समझा रहे हैं। आज हम फिर लिखने लगते हैं, हमारी आदत है पूरा पढ़ाने की, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम लिखें और समझाएं ज्यादा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बाकी लिखा हुआ है आप पढ़ लेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंसेस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। व्हाइल दीस सीक्वेंसेस आर नोन एज रिपीटेटिव डीएनए because in these sequences, because in these regions a small stretch of DNA, a small stretch of DNA repeated many times। अब समझना, बहुत अच्छी जगह पहुंच गए। Because in these region a small stretch of DNA, because in these sequences a small stretch of DNA repeated many times, है ना? क्योंकि इस रीजन में एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। एक चीज और मैं चाहूंगा आपसे, आज मैं पढ़ा रहा हूं तो जो चीज ना समझ में आए कृपया हमें समझा देंगे। हमें मतलब जो ना समझ में आए वो यहाँ मैसेज कर देंगे आप, तो हम दोबारा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से उस चीज को समझा देंगे। ठीक है? स्मॉल स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए रिपीटेड मेनी टाइम्स। रिपीटेटिव डीएनए क्यों बोलते हैं भाई? रिपीटेटिव डीएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि डीएनए के इस रीजन में, या ये लिखें बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेस, बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेज और अच्छा रहेगा, रीजन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। देखो कैसे, देखो कैसे। सपोज दैट मैं डीएनए का दोनों सेगमेंट एक नहीं समझा रहा हूं, एक ही सेगमेंट में ले रहा हूं, होगा तो डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन मैं एक ही स्ट्रैंड ले रहा हूं। ये डीएनए का स्ट्रैंड है, यहां देखो एक सीक्वेंस है, मैं लिख रहा हूं एक सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए जैसे है ए ए ए सी टी जी जी,
1 2 3 4 5 6 7 ऊपर वाला भी होगा। फिर ये रिपीट कर रहा है, फिर ये रिपीट कर रहा है, देखो ए सी टी जी जी, और देखो फिर ये रिपीट कर रहा है, फिर ये रिपीट कर रहा है ए सी टी जी जी, ऐसे रिपीट कर रहा है। इसी को बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। आप भैया देख सकते हैं यहां पे, यहां से लेकर यहां तक, ये देखो, फिर इसी सीक्वेंस ने रिपीट किया, फिर इसी सीक्वेंस ने रिपीट किया, इसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव डीएनए। कहां पाए जाते हैं रिपीटेटिव डीएनए? कहां पाए जाते हैं? क्वेश्चन ये बनेगा, ये मैं दिखा रहा था आपको, देख लो, फिर से एक बार देख लीजिए आप, कोई जल्दी नहीं, समझ में आना चाहिए। 2 लेक्चर का काम आज 1.5 घंटे में करना हमको। ए सी टी जी जी, ए सी टी जी जी, ए सी टी जी जी, देखा? सेम स्टेज ऑफ डीएनए बार बार रिपीट करता है, इसी को हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। कहां पर पाया जा सकता है? क्वेश्चन एक बन सकता है कि कहां पाया जाता है। लिखेंगे कि रिपीटेटिव डीएनए, एक पॉइंट याद रखना, रिपीटेटिव डीएनए इज प्रेजेंट एट टीलोमियर्स पर पाया जाता है। याद रखना, अनसॉल्व में चले गए हम, टीलोमियर पर पाया जाएगा। किसे बोलते हैं टीलोमियर? क्रोमोसोम का जो एंड होता है उसे बोलते हैं टीलोमियर, है ना? टीलोमियर पर पाया जाएगा। और कहां पाया जाएगा? रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस टीलोमियर पर पाया जाएगा। और कहां पाया जाएगा? देखो, टीलोमियर के बाद कहां पाया जाएगा? ये एट सेंट्रोमियर्स, सेंट्रोमियर्स के पास पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई क्रोमोसोम है, ये कोई क्रोमोसोम है, तो यहां टीलोमियर्स पर पाया जाएगा, दिस इज टीलोमियर्स। यहां सेंट्रोमियर के पास पाया जाएगा, सेंट्रोमियर के पास पाया जाएगा। और कहां पाया जाएगा? इन वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम में पाया जाएगा। और कहां पाया जाएगा? हेट्रोक्रोमैटिक एरिया में पाया जाएगा। और हेट्रोक्रोमैटिक एरिया भैया हम आपको पढ़ा चुके हैं, ऐसा एरिया क्रोमैटिन पर जो डेंसली पैक है, डार्क स्टेन लेता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। देखो, ये भी ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। सेंट्रोमियर वाला रीजन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, टीलोमियर वाला रीजन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है ना? देखो जरा आगे देखो भाई, पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं। आपके मैसेज का इंतजार रहेगा हमको। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो आप हमको बताएं। These sequences occurs near telomere, centromere, Y chromosome, heterochromatics area, है ना? इनको सेपरेट कैसे करते हैं? मेन डीएनए से, है ना? They can be separated from the bulk DNA during density gradient centrifugation. जब हम पूरा डीएनए लेते हैं, होल डीएनए लेंगे, प्रेजेंट एट की जगह लिख लीजिए प्रेजेंट नियर। एट भी ठीक था लेकिन उससे ज्यादा अच्छा रहेगा प्रेजेंट नियर, टेलोमियर, सेंट्रोमियर, वाई क्रोमोसोम, हेट्रोक्रोमैटिक एरिया। ठीक है? जो जब हम इनका कैसे सेपरेट करते हैं, these sequences are separated, these sequences, रिपीटेटिव डीएनए की बात कर रहा हूं, these sequences are separated by density gradient centrifugation, density gradient centrifugation method,
फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए। जब हम डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट बोलते हैं फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एट सैटेलाइट डीएनए, एट सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए के रूप में रिपीटेटिव डीएनए का सीक्वेंस सेपरेट होता है फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए। कैसे, जरा ये देखो, जब आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जब आप करेंगे तो दो पीक मिलेगा आपको। जब आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो दो पीक मिलेगा, बल्क जीनोमिक डीएनए, बल्क जीनोमिक डीएनए का मास की ज्यादा होगा, दे फॉर्म्स मेजर पीक, ये मेजर पीक बनाए, मेजर पीक पर आइसोलेट होगा ये, है ना। जबकि सैटेलाइट डीएनए सेटल डाउन करेगा, सैटेलाइट डीएनए फॉर्म्स स्मॉल पीक, सैटेलाइट डीएनए फॉर्म्ड स्मॉल पीक या माइनर पीक बोलते हैं, स्मॉल पीक और माइनर पीक। तो जो माइनर पीक पर अलग होगा, सेपरेट होगा बाय डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट मेथड, वो इसीलिए इसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए के रूप में ये सीक्वेंसेस सेपरेट होते हैं बल्क जीनोमिक डीएनए से, किस मेथड के द्वारा? बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। एक बात और बताएं भैया, अभी बताया था हमने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो सैटेलाइट डीएनए है आपका, सैटेलाइट डीएनए सेपरेशन के आधार पर कहा, और डीएनए में एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बार बार रिपीट कर रहा था, इस बेसिस पर हमने उसको रिपीटेटिव डीएनए कहा। अब सुनो, अब सुनना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ, इस आधार पर कि रिपीटेटिव डीएनए जो है उसमें न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन क्या है, उसमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का बेस कंपोजिशन क्या है, वो एटी रिच है या जीसी रिच है, उसकी लेंथ क्या है, और नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कितनी है, इस आधार पर सैटेलाइट डीएनए को क्लासिफाई किया जाता है कई कैटेगरीज में, जैसे माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। किस आधार पर? देखना, समझना, यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, बाकी लिखा तो एनसीईआरटी में भी। किस बेसिस पर भाई, बोलो यार? ऑन द बेसिस ऑफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, बेसिस क्या है लिखेंगे? डिपेंडिंग अपॉन बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट। डिपेंडिंग अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिपेंडिंग अपॉन, है ना, किस किस चीज पर आधारित? या ऑन द बेसिस ऑफ बेस कंपोजिशन, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द, पहला पॉइंट, बेस कंपोजिशन। बेस कंपोजिशन क्या है? ब्रैकेट में लिख लेना, एटी रिच है, लिख लेने तो फिर समझा रहा हूं, एटी रिच और जीसी रिच, एटी रिच है और जीसी रिच है, डिपेंडिंग अपॉन द बेस कंपोजिशन। एक टर्म बताया रिपीटेटिव डीएनए, दूसरा टर्म बताया सैटेलाइट डीएनए। अब सैटेलाइट डीएनए का क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, डिपेंडिंग अपॉन द, नंबर वन, बेस कंपोजिशन, एटी रिच या जीसी रिच है ना। दूसरा क्या है भाई? लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स,
लेंथ ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट की लेंथ कितनी है, एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट। जैसे यहां आप देखो, जो रिपीटेटिव डीएनए मैंने बनाया था, इसमें आप देखो बेस कंपोजिशन क्या है, 80 रिच है, ये 80 रिच है। देखो बेस कंपोजिशन क्या है, यहां तक देखो 1 2 3 4 480 बेस पेयर्स पाए जाएंगे, जबकि सी होगा तो जी होगा तो सी होगा तो सी, 3 जीसी बेस पेयर्स पाए जाएंगे। बेस कंपोजिशन क्या है, बेस कंपोजिशन इसकी क्वालिटी को डिसाइड करे। बेस कंपोजिशन क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द बेस कंपोजिशन 80 रिचार्ज जीसी। दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ सेगमेंट, जो यूनिट बार बार रिपीट कर रही है उसकी लेंथ क्या है। देखो यहां जो यूनिट रिपीट कर रही है इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 न्यूक्लियोटाइड के। बोलो भाई, एक दूरी आएगी ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, यानी लेंथ कितनी होगी इसकी, 7 वो जरूर है, लेकिन दूरी तो आएगी यहां से यहां तक 6 गुणे 0.34 नैनोमीटर, ये लेंथ है। ये अलग अलग होगी। अगर यही अभी 10 बेस पेयर होता तो ये लेंथ अलग हो जाती, 55 बेस पेयर होता तो लेंथ अलग हो जाती। और यहां मैंने कितनी बार रिपीट होते हुए दिखाया है, 1 बार, 2 बार और देखो 3 बार। यहां मैंने 3 बार रिपीट होने, यानी रिपीटेटिव यूनिट का नंबर कितना है, कितनी बार रिपीट कर रही है। फिर से सुन लो, कितनी बार रिपीट कर रही, जरा देखना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन द, डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, बेस कंपोजिशन क्या है, लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या है, और नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट कितनी है, इसके आधार पर सैटेलाइट डीएनए को कैटेगराइज करते हैं कई प्रकार में, क्लासिफाई करते हैं कई कैटेगरीज में, सच एज माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। मैं लिख रहा हूं, मैं ये आपको समझाया कि बेस्ड ऑन द, किसके आधार पर भाई, सुनो रिपीटेटिव, पूरी बात सुनो, रिपीटेटिव डीएनए क्यों कहा, डीएनए में पहला पॉइंट सुनो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जितने बेसेज डिफर करते हैं किसी पर्सन में वो 30 लाख, लेकिन इन 30 लाख नाइट्रोजनस बेस की मैचिंग नहीं कराते हैं। एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए में न्यूक्लियोटाइड बेस के डिफरेंसेस को देखते हैं और उस स्पेसिफिक रीजन को बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। क्यों बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए, क्योंकि उस स्पेसिफिक सीक्वेंस में स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए बार बार रिपीट करता है। ये बताएं कहां पाए जाते हैं ये रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट नियर, या तो टेलोमियर के पास होते हैं ये, या तो सेंट्रोमियर के पास होते हैं ये, वाई क्रोमोसोम पर होते हैं ये, हेटेरोक्रोमैटिक एरिया पर होते हैं ये। दीज सीक्वेंसेस आर सेपरेटेड, इन सीक्वेंसेस को बल्क जीनोमिक डीएनए से कैसे सेपरेट करते हैं, डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट के द्वारा। दीज सीक्वेंसेस आर सेपरेटेड बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ये डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट कुछ भी बोलो, मेथड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए। किस रूप में अलग होते हैं, सैटेलाइट डीएनए के रूप में। तो जब आप इनको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करते हैं तो बल्क जीनोमिक डीएनए मेजर पीक बनाता है, उसका मास ज्यादा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगी। माइनर पीक या स्मॉल पीक पर जो सेटल डाउन होगा उसे बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब सैटेलाइट डीएनए के अंदर ही रिपीटेटिव सीक्वेंसेस पाए जाएंगे। तो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का बेस कंपोजिशन क्या है, जो सीक्वेंस, जो स्ट्रेच बार बार रिपीट कर रहा है उसका अंदर बेस का कंपोजिशन क्या है। बात नंबर 1,
उस सेगमेंट की लेंथ क्या है, बात नंबर 2, और वो सेगमेंट कितनी बार रिपीट कर रहा है, बात नंबर 3। इन 3 बातों के आधार पर जो सैटेलाइट डीएनए है बेटा, इसको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू मेनी कैटेगरीज सच एज माइक्रोसैटेलाइट एंड मेटासैटेलाइट एंड माइक्रोसैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द बेस कंपोजिशन, एटी रिच है आप जीसी रिच है, प्रिंसिपल बता रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, मेथोडोलॉजी भी बता देंगे आधे घंटे में। बेस कंपोजिशन एटी रिच है या जीसी रिच है, लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या है, और नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट क्या है। नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट क्या है? द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज। द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज। द सैटेलाइट डीएनए depending upon the base composition, AT rich or GC rich है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट, जो रिपीटिंग यूनिट है उस सेगमेंट की लेंथ क्या, और नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट है ना, एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, ठीक है भाई, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट। The satellite DNA classified into many categories. Such as, ऐसी 2 कैटेगरी हम बता रहे हैं आपको, such as है ना, many कैटेगरी, such as कौन कौन भाई, तो सच एज पहला है माइक्रो सैटेलाइट, और दूसरा है मिनी सैटेलाइट। देखो कब बोलेंगे माइक्रो सैटेलाइट, कब बोलेंगे सैटेलाइट, है ना, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। अगर जो रिपीटेटिव यूनिट है उसमें नाइट्रोजनस बेस की संख्या 10 तक है, 10 बेस पेयर्स तक, और वो 10 बेस पेयर्स तक है, और वो 10 to 100 टाइम्स रिपीट कर रहा, तो इसको बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। ईच रिपीटेटिव यूनिट having maximum बता रहे हैं, each repetitive unit with up to each repetitive unit with up to 10 base pair, with up to 10 base pair, each repetitive unit with up to 10 base pair, repeated 10 to 100 times, repeated 10 to 100 times, तो ऐसे को हम बोलते हैं बेटा माइक्रो सैटेलाइट। और एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पता चला हमको कि 2 लाख माइक्रो सैटेलाइट पाए जाते हैं। 2 लाख माइक्रो सैटेलाइट हैं एचजीपी, पता चला। और मिनी सैटेलाइट किसको बोलेंगे, कब बोलेंगे मिनी सैटेलाइट? ईच रिपीटेटिव यूनिट having 11 to 60 बेस पेयर्स, 11 से 60 बेस पेयर रखती है रिपीटेटिव यूनिट, repeated tandemly up to 1000 times, repeated tandemly
अप टू 1000 टाइम्स, 1000 बार रिपीट करें। और एचजीपी से हमें पता चला कि जो मिनी सैटेलाइट हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वो 30,000 ठीक है। तो ध्यान देना, अगर रिपीटेटिव यूनिट अप टू 10 बेस पेयर की है, 10 to 100 टाइम्स रिपीट करती है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। अगर रिपीटेटिव यूनिट की लेंथ 11 to 60 बेस पेयर की है और वो रिपीट करती है रिपीटेड टैंडमली अप टू 1000 टाइम्स, तो उसको हम मिनी सैटेलाइट बोलते हैं। तो हमने डिफाइन किया क्या, रिपीटेटिव डीएनए क्या है बताया, सैटेलाइट डीएनए क्या है बताया, और मिनी सैटेलाइट क्या है बताया, माइक्रो सैटेलाइट क्या है बताया, मिनी सैटेलाइट क्या है ये बताया आपको। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट यहां है ना, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखना जरा, ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं, ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस नॉर्मली किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते, बट दे मेक लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। लिखें, दीज रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दीज रिपीटेटिव सीक्वेंसेस normally does not code या normally do not code for proteins, but make a large portion of human genome। ह्यूमन जीनोम का बहुत बड़ा पोर्शन बनाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिडंडेंसी ऑफ डीएनए। इसको हम लोग कहते हैं डीएनए का फालतूपन। ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं ये नॉन कोडिंग है, नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। तो कोडिंग है कि नॉन कोडिंग? नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। कोई पूछे कि जो रिपीटेटिव हैं ये कोडिंग होते हैं कि नॉन कोडिंग होते हैं, तो ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, और ये ह्यूमन जीनोम का एक बहुत बड़ा पोर्शन बनाते हैं, है ना। ये नॉन कोडिंग तो है, लेकिन ह्यूमन जीनोम का एक बहुत बड़ा पोर्शन बनाते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी दो पर्सन में ये सीक्वेंसेस मैच नहीं करते, ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, और यही बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। दीज सीक्वेंसेस शो ए वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म and hence form the basis for DNA fingerprinting। किसी भी दो पर्सन के ये जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस हैं, ये किसी भी दो पर्सन में मैच नहीं करते। जैसे किसी दो पर्सन का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता, लेकिन फिंगरप्रिंट का एक ड्रॉबैक है कि उसको आप सर्जरी के द्वारा अल्टर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई मेथड ऐसा नहीं पता चला है जिससे आप डीएनए फिंगरप्रिंट को चेंज कर सकें। म्यूटेशन करके तो किया ही जा सकता है, लेकिन म्यूटेशन सारे सेल में नहीं होगा ना, किसी एक स्पेसिफिक सेल में कर सकते हैं आप। और सेल आप कहीं से भी उठाएं, ब्लड सेल हो, हेयर फॉलिकल्स की सेल हो, स्किन की सेल हो, सलाइवा से सेल हो, स्पर्म से सेल हो, कहीं से भी आप सेल उठाएं, उस सेल में जहां पर ये रिपीटेटिव सीक्वेंस होगा ये सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा। ये हेल्प करता है फोरेंसिक साइंस में ये डिटेक्ट करने में कि
क्रिमिनल कौन है, क्रिमिनल एक्ट किसने परफॉर्म किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए ये फोरेंसिक एप्लीकेशंस में यूज होता है। एक बात और, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है तो एक्सप्रेस तो करेगा नहीं, लेकिन अगली पीढ़ी में ये इनहेरिट भी होता है, इसीलिए पैटर्निटी डिस्प्यूट को सॉल्व करने में हेल्प करता। लिखें, फिर से सुन लो, ये सीक्वेंसेस नॉर्मली किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, लेकिन ये ह्यूमन जीनोम का एक लार्ज पोर्शन बनाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रिडंडेंसी ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं भाई? रिडंडेंसी ऑफ डीएनए, डीएनए का फालतूपन। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई यहां पर, कि these sequences show very high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting, है ना? These sequences show a very high degree of polymorphism these sequences show a very high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए बेसिस बनाते हैं। और एक सवाल यहां से बहुत सुंदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, यहां एक टर्म है पॉलीमॉर्फिज्म, मैं डिफाइन कर रहा हूं। इट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म व्हिच फॉर्म द बेसिस फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इट आल्सो फॉर्म्स द बेसिस फॉर जेनेटिक मैपिंग इन ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम का आइडिया ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसलिए वो बाद का कंसेप्ट है। 1990 में स्टार्ट हुआ, 2003 में कंप्लीट हुआ। 1984, 6 साल पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बाय एलेक्स जेफरीज, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, डॉक्टर लालजी सिंह। कहां काम करते? सीसीएमबी हैदराबाद, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद, प्रोफेसर लालजी सिंह। वीके कश्यप साहब भी उसमें मौजूद। अब जरा देखो, यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है, आधार है। अब अगली लाइन क्या होनी चाहिए? अगली लाइन ये होनी चाहिए कि कहीं से भी, किसी भी प्रकार के टिश्यू से, किसी भी प्रकार के सेल से आप विड्रॉ करें, डीएनए निकालें, आइसोलेट करें और उस सेगमेंट को आप देखें, दे शो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। कहां कहां का चेंज कर दोगे बताओ? इसीलिए फोरेंसिक एप्लीकेशन में, फोरेंसिक साइंस में इसका उपयोग होता है। आप नहीं चेंज कर पाओगे कहीं का। हेयर सेल्स के रूट से निकाल लिया डीएनए, सलाइवा कहीं गिर गया था, जिसको आप मार पीट रहे थे, उसने दांत काट लिया, सलाइवा लग गया, ब्लड लग गया आपका, है ना, उसके मुंह में, वहां से निकाल लिया, ब्लड सेल से निकाल लिया। आरबीसी में तो होगा नहीं, क्यों? डब्ल्यूबीसी से निकाल लेंगे, न्यूक्लियस होगा। जहां पर कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा होगा, उसका बाल पकड़ के नोचा जा सकता है, नाखून से खरोंच मारा जा सकता है। अगर कोई नाखून से नोच ले आपको तो उसके नेल्स में मांस के टुकड़े फंस जाएंगे, स्किन मिल जाएगी आपकी, है ना। रिप्रोडक्टिव एक तरीके से क्या बोले कि जो है रेप में स्पर्म मिल जाएगा, सीमेन मिल जाएगा। कहीं से भी आप डीएनए आइसोलेट करें, एक ही पर्सन के किसी भी टिश्यू से, किसी भी प्रकार की सेल से निकाले गए डीएनए में ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेज हैं, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज हैं, ये सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। और ये डिग्री किसी दूसरे पर्सन के रिपीटेटिव डीएनए के पॉलीमॉर्फिज्म से मैच नहीं करेगी। दिस इज द बेसिस फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
और किसी भी नॉन मेथड से अभी तक इसको चेंज नहीं किया जा सकता। यहां एक टर्म डिफाइन करना है। एक बात और बतानी, चूंकि ये इनहेरिटेबल है तो अगली पीढ़ी में भी जाएंगे, तो पैटर्निटी डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। मैं लिखना नहीं चाह रहा हूं, बड़ा टाइम, अभी 8 लाइन 7-8 लाइनें लिखनी पड़ जाएंगी, है ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर मेथोडोलॉजी रह जाएगी। आज हमें इसको कंप्लीट करना है। फिर से सुनो, मैं कह रहा हूं कि किसी भी सेल से, किसी भी प्रकार के टिश्यू से आप डीएनए निकालें, अगर वो किसी एक ही पर्सन की बॉडी का है, तो उसमें ये जो डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है ये सेम होगी, और ये किसी दूसरे पर्सन के डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म से मैच नहीं करेगी, है ना। अब मैं बता रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स क्या है, मैं बताने जा रहा हूं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, बहुरूपता क्या है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे डिफाइन करें, एक पॉइंट यहां मैं जरूर लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन है वो। 2 बातें यहां बोली, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं, एक बार फिर बोल दे रहा हूं, सुन लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लिख ही देता हूं। Since DNA from every tissue from an individual show the same degree of polymorphism, they become very useful identification tool in forensic application. Since DNA from every tissue, लिख लो, नहीं खाओगे, NCERT की लाइन है। Since DNA from every tissue of an individual, any tissue का every tissue, है ना, since DNA from every tissue such as कौन सा भाई, कौन सा टिश्यू लिख लें, such as blood, hair follicle, skin, saliva, लिख लो, such as blood, skin, bone, हेयर फॉलिकल, रूट होना चाहिए भाई, है ना, सच एज ब्लड है, स्किन है, बोन है, हेयर फॉलिकल है, सलाइवा है, स्पर्म है, स्पर्म है। Since DNA from every tissue such as blood, skin, bone, hair follicles, saliva, याद रखना saliva तुम नहीं टिक करते, saliva, sperm, etc. of an individual so सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुरूपता। यहां बहुरूपता किसमें होगी, जेनेटिक मटेरियल में। सो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म अंडरलाइन करेंगे, किसी इंडिविजुअल के किसी भी टिश्यू से निकालेंगे, सो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा रिपीटेटिव डीएनए। और खास बात है कि किसी दूसरे इंडिविजुअल से ये मैच नहीं करेगा, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं किसमें, बोलो भाई, they become very useful identification tool in forensic application. Hence they become very useful tool
for identification they become very useful tool for identification in forensic application. और यही तो एप्लीकेशन मुख्य रूप से, बाकी एप्लीकेशन और भी हैं, तमाम सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन यही तो एप्लीकेशन मेन है। एक एप्लीकेशन है फॉरेंसिक साइंस में, और एक पॉइंट यहां लिखना है, बिकॉज these polymorphism is also inheritable, hence used in paternity disputes. Solving लिख लो, hence used in solving paternity disputes. नेक्स्ट पॉइंट बात करें, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, लिख दें। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता क्या है यहां पर, और बेहतर लिखें डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म इन वेरी सिंपल वर्ड्स, बहुत सरल शब्दों में पॉलीमॉर्फिज्म क्या है ना। तो जरा देखते हैं भाई पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। What is polymorphism? Variation at genetic level arise due to mutation. Variation at genetic level arise from mutation. Variation at genetic level arise from, बहुत सिंपल टर्म में बता रहे हैं, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइज फ्रॉम म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है इस पर बात हो चुकी है, फ्रेम शिफ्ट पर भी बात हो चुकी है, और पॉइंट म्यूटेशन पर भी बात हो चुकी है, एडिशन सब्स्टिट्यूशन पर पिछले लेक्चर में इस पर हम लोगों ने बात किया है। वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइज फ्रॉम म्यूटेशन, दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। एंड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म formed the basis for डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए बेसिस तैयार करता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज वेल एज जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। अगर कोई इनहेरिटेबल वेरिएशन हाई फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है किसी पॉपुलेशन में, तो उसे हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और इस किसी जेनेटिक वेरिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है किसी पॉपुलेशन में, वो कितनी होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन 0.01 होनी चाहिए। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और सरल शब्दों में बताएं आपको, तो डीएनए में जो चेंज आएगा, और ये पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होगी, सुनो। म्यूटेशन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां एनसीईआरटी ने लिखी है, मैं वो पूरी बात नहीं लिखना चाह रहा हूं यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं बनना, लेकिन यहां एक बात बताएं आपको, अगर म्यूटेशन सोमैटिक सेल में हो जाए तो वो उसी पीढ़ी तक सीमित रहता है, अगली पीढ़ी में नहीं जाता।
अगर म्यूटेशन सोमैटिक सेल में हो जाए तो वो उसी पीढ़ी तक सीमित रहता है, अगली पीढ़ी में नहीं जाता। अगली पीढ़ी में वो म्यूटेशन जाएगा जो जर्म सेल में हो जाए। लेकिन जर्म सेल में होने के बाद म्यूटेशन जर्म सेल में हो तब तो अगली पीढ़ी में जाएगा, लेकिन तब जाएगा ना जब अगली पीढ़ी पैदा होगी। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि कहीं म्यूटेशन इतना हानिकारक ना हो जाए कि वो जिस पर्सन के जर्म सेल में हो उसको प्रोजनी पैदा करने लायक ही ना छोड़े। एनसीईआरटी ने लिखा है कि अगर म्यूटेशन जर्म सेल पर हो और इस कदर नुकसान ना पहुंचाए उस ऑर्गेनिज्म को कि वो अगली पीढ़ी ना पैदा कर पाए, तो वो अगली पीढ़ी में जाएगा। और एक बात, अगर वो एक्सप्रेस हो गया तो एक्सप्रेस भी करेगा, अगली पीढ़ी में भी जाएगा। लेकिन अगर वो म्यूटेशन नॉन कोडिंग रीजन में हो तो वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसीलिए एक क्वेश्चन है मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, हमको याद आ रहा है, कहते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो एग्जाम के लिए, एंट्रांस के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए बेसिस कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? एंट्रांस। क्यों एंट्रांस प्रोवाइड करते हैं? वो नॉन कोडिंग रीजन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेस्ड एग्जाम पर बेस्ड नहीं है, जो एक्सप्रेस कर रहा था उसको तो देखा ही नहीं, हम तो नॉन कोडिंग रीजन की मैचिंग करा रहे हैं, इसलिए टिक करेंगे उसमें एंट्रांस। एक चीज और, अगर नॉन कोडिंग रीजन में होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि वो तो आरएनए नहीं बनाएगा, आरएनए नहीं बनाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, एक्सप्रेस नहीं करेगा खुद को। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, पाइल्स अप होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, और वो हर पर्सन को भिन्न कर देगा, अलग कर देगा। तो म्यूटेशन ऐसा होना चाहिए जो नॉन कोडिंग रीजन में हो, एक्सप्रेस ना करे, और जर्म सेल में, ताकि वो अगली पीढ़ी में जा सके। तो ऐसा म्यूटेशन धीरे धीरे इकट्ठा होगा और बनाएगा बेसिस फॉर जेनेटिक वेरिएशन, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है भाई। पॉलीमॉर्फिज्म को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन ए पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी, इट इज रिफर्ड टू एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज observed in a population at very high frequency, if an inheritable mutation, म्यूटेशन कैसा होना चाहिए? म्यूटेबल होना चाहिए। if an inheritable mutation or variation is observed in a population at high frequency, observed in a population at high frequency, कितनी? ब्रेकअप में लिख देना, मोर देन 0.01, ये लाइन याद रखना, मोर देन 0.01, देन if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, it is referred as DNA polymorphism. It is referred as डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। किसी पॉपुलेशन में अगर एलेलिक फ्रीक्वेंसी एक लोकस पर मोर देन 0.01 हो जाए तो इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ये फ्रीक्वेंसी याद रखना, मोर देन 0.01 होनी चाहिए। अब एक टर्म है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। सुनो क्या है, एक टर्म और बता दें, फिर मेथोडोलॉजी बता देते हैं। व्हाट इज VNTR? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। VNTR का पूरा नाम क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ
यही पॉलीमॉर्फिज्म का आधार है। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। आपको बताया था 1.4 मिलियन प्लेसेस ऐसे हैं जहां केवल सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस्ड डिफरेंसेस प्रेजेंट है, जिनको बोलते थे एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, प्रोनाउंस्ड एज स्निप्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स क्या है जरा समझना। ये सीक्वेंस है, ये वेरी करते हैं और बार बार। टैंडम का मतलब होता है बार बार। जैसे आपने एक साइकिल देखी होगी, ऐसे एक साइकिल देखी होगी ना, ऐसे यहां पहिया लगा होता है ऐसे, फिर यहां पे ऐसे चक्र लगा होता है, यहां पहिया लगा होता है ऐसे, है ना। कभी बीच पे टहलने जाओ, वहां इस प्रकार की साइकिलें मिलती हैं। ऐसे यहां गद्दी लगी है ना, यहां गद्दी लगी है और यहां हैंडल है भाई इसका, ऐसे ऐसे। मैं बहुत बड़ा कलाकार नहीं इसलिए बना नहीं पा रहा। तो एक आदमी यहां बैठ जाता है, एक आदमी यहां बैठ जाता है, एक आदमी यहां बैठ जाता है और तीनों आदमी एक साथ चलाते हैं। इसको बोलते हैं टैंडम। एक ही चीज बार बार रिपीट करते। देखो, गद्दी साइकिल चलाने वाला चक्र, गद्दी साइकिल चलाने वाला चक्र, और तीन आदमी बैठ के साइकिल को चलाते हैं। टैंडम बोलते हैं इसको। सेम चीज बार बार रिपीट करें। और वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स क्या है, देखना जरा इनको। ये डीएनए और ये देखो जरा, ए टी टी सी जी जी जी। फिर यही चीज ए टी टी सी जी जी जी। ज्यादा नहीं बनाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। ये देखो, सेम चीज जो यहां से यहां तक है, वही चीज फिर यहां से यहां तक है ना। अभी मैंने बताया ये अलग अलग पर्सन में न्यूक्लियोटाइड लेंथ अलग होगी और ये नंबर अलग अलग होगा। अलग अलग क्रोमोसोम में वीएनटीआर, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। यानी जो टैंडम रिपीट कर रहा है बार बार, इसका नंबर अलग अलग होता है और ये अलग अलग क्रोमोसोम पर भी अलग अलग होता है ना। वीएनटीआर जब हम बोल रहे होते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, तो एक्चुअली हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे होते हैं। ठीक है भाई। व्हाट इज वीएनटीआर? वीएनटीआर क्या है? तो कहते हैं कि शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स इन द डीएनए आर वेरी स्पेसिफिक इन ईच इंडिविजुअल एंड वेरी इन नंबर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट आर इनहेरिटेड। दीज आर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, है ना। और जो वीएनटीआर है, जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स है, ये भी बेसिस बनाता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसी का उपयोग करके हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो प्रिंसिपल बताया, करते कैसे हैं, मेथोडोलॉजी देखते हैं, है ना। आइए देखते हैं क्या क्या करते हैं इसमें। मेथोडोलॉजी फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो समझाते चलेंगे, तुम पढ़ लेना। करते क्या है भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? देखो क्या करते हैं। मेथोडोलॉजी क्या है, पहला काम क्या करते हैं। अच्छा, जो वीएनटीआर है ये बहुत ज्यादा वेरी करता है। मैं लिख रहा हूं वीएनटीआर वेरी। वीएनटीआर के बारे में एक पॉइंट लिख लें, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स के बारे में एक पॉइंट लिख लें, तब आगे मेथड बताते हैं आपको। वीएनटीआर are very specific in a person and vary in length, in
वैरी इन लेंथ पर्सन टू पर्सन, दोनों चीजों में वैरी करेगी, बेस कंपोजिशन में भी वैरी करेगी और नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स में भी वैरी करेगी। इसलिए बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। टैंडम माने जो बार बार रिपीट करे, इसका नंबर वेरी करता है पर्सन टू पर्सन में। नंबर तो वेरी करता ही है, बेस कंपोजिशन भी वेरी करता है। यानी VNTR क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी करता है एक ही पर्सन में। एक ही पर्सन का अलग अलग क्रोमोसोम ले लोगे तब भी डीएनए प्रोफाइलिंग हो जाएगी, डीएनए टाइपिंग हो जाएगी। आर वेरी स्पेसिफिक इन ए पर्सन एंड वेरी इन लेंथ इन पर्सन टू पर्सन। और VNTR की इसीलिए जो लेंथ है वो रेंज करती है, याद रखना, 0.1 to 20 किलो बेस। VNTR की लेंथ वेरी करती है, एनसीईआरटी का डेटा आपको याद होना चाहिए, 0.1 to 20 किलो बेस तक वेरी करती है। दिस इज आल्सो फॉर्म्स बेसिस फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है भाई, 0.1 to 20 किलो बेस वेरी इन साइज। ठीक है भाई, तो लेंथ में या वेरी में, साइज में वेरी करता है, लिख लो, साइज लिख दो तब भी ठीक रहेगा, तब ज्यादा सही रहेगा कि साइज वेरी करता है 0.1 to 20 किलो बेस। अब आओ भाई, इतना पढ़ा लेने के बाद अब हमें क्या क्या पता चल गया? अब हमें रिपीटेटिव डीएनए पता चल गया, हमें पता चल गया सैटेलाइट डीएनए, हमें पता चल गया माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, हमें पता चल गया VNTR। और इतना जान जाने के बाद अब हम लोग यूज करते हैं मेथोडोलॉजी। हमें पता चल गया डीएनए पॉलीमॉर्फिक फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, किसी इनहेरिटेबल वेरिएशन या म्यूटेशन की किसी पॉपुलेशन में 0.01 से ज्यादा होनी चाहिए, तब वो डीएनए पॉलीमॉर्फिक बनाएगा। एंड डीएनए पॉलीमॉर्फिक फॉर्म द बेसिस फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। मेथड देखते हैं भाई, मेथोडोलॉजी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो मैं बताता जा रहा हूं, फिर मैं स्टेप्स लिख दूंगा। मान लीजिए हमने एक ब्लड सैंपल लिया, क्या लिया भाई? ब्लड सैंपल लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस यहां से करेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए। कैसे करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में बताएंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा डीएनए को आइसोलेट किया। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, है ना? स्टेप लिखते चले आप। तो पहला स्टेप होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरी बात क्या करें अब बोलो? इस डीएनए को फ्रैगमेंट्स में तोड़ दें। डाइजेशन ऑफ डीएनए करें बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। व्हाट इज सेकंड स्टेप? भाई सेकंड स्टेप क्या होगा? डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के द्वारा डीएनए का डाइजेशन कर लिया। तो डीएनए का जब आप डाइजेशन करेंगे बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, तो क्या होगा? डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। क्यों भाई? नहीं टूटेगा क्या? टूट जाएगा ना, ये डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या बन जाएंगे? फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ये देखो डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। क्या बन गया? ये बन जाएगा फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। अब क्या करें? अब इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने बाय द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ाएंगे। तो बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पहला हुआ आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ब्लड सैंपल लिया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया, फिर डाइजेशन ऑफ डीएनए किया बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब क्या करें बोलो भाई? अब क्या करें? व्हाट इज थर्ड स्टेप? तीसरा स्टेप क्या होगा?
सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ, देखो, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन कर लिया, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यही पूछा जाता है, स्टेप पूछा जाता है आपसे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने सेपरेशन कर लिया डीएनए फ्रेगमेंट्स का, ब्रैकेट में चाहे तुम लिख दो, बाद में मैं बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम सेपरेट करते हैं तो डीएनए के सेगमेंट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया किसके अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं, अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, यहां पर बेल, यहां पर बेल और यहां पर जेल है ना, यहां पे जेल भरा रहेगा भाई, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे नहीं करते, यहां पे जेल भरा होगा। अगर वो जेल कैसे करते हैं हम बाद में बताएंगे। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, बोलो, जिधर कैटायन जाए वो कैथोड और जिधर एनायन जाए वो एनोड, तो इधर होगा कैथोड और इधर होगा एनोड। जेल में डीएनए अपनी साइज के अकॉर्डिंग लग जाएगा, जो जितना छोटा साइज होगा वो उतना दूर जाता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अकॉर्डिंग टू देयर साइज, आइसोलेशन किया, डाइजेशन किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगा करके डीएनए फ्रेगमेंट्स में बट गया, और उसके बाद सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। एनसीईआरटी लिखती है कि चौथा स्टेप यह है कि इनको नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन की, है ना, सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स पर ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन श्रीमान जी ऐसे ट्रांसफर नहीं करते, एक स्टेप एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, वो स्टेप मैं बता रहा हूं। इनको जो सेपरेट किया है आपने, इनको आप पीसीआर से एम्पलीफाई कर लीजिए, मल्टीपल कॉपीज बना लीजिए इनकी, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से एम्पलीफाई कर लीजिए, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से एम्पलीफाई करने के एल्केलाइन सबस्टेंस लगा करके इनको सिंगल स्ट्रैंडेड कर लीजिए। यह स्टेप एनसीईआरटी ने नहीं लिखा। तीसरे और चौथे में एनसीईआरटी चौथे स्टेप में लिखती है ना, एनसीईआरटी अपने चौथे स्टेप में लिखती है बेटा कि ट्रांसफरिंग और ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेल्यूलोज और नायलॉन। लेकिन ये चौथा स्टेप नहीं है। फ्रेगमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर साइज हैविंग वीएनटीआर आर मल्टीप्लाइड थ्रू पीसीआर टेक्निक। अब क्या करें, ऐसे सेगमेंट या ऐसे फ्रेगमेंट, है ना, एक पर्टिकुलर साइज के फ्रेगमेंट इसमें से निकाल लेते हैं। तो चौथा स्टेप क्या है, तो पहला, ये दूसरा था, ये तीसरा था, चौथा स्टेप क्या है, चौथे स्टेप में क्या करते हैं, पीसीआर, है ना, फ्रेगमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर साइज, fragments of a particular size having VNTRs, variable number of tandem repeats जिसमें हो, fragments of particular size having VNTRs are multiplied by, multiplied को ही कुछ लोग लिखते हैं amplified by, amplified by, amplified by polymerase chain reaction, PCR, PCR, polymerase chain reaction, polymerase chain reaction से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं या एम्पलीफाई कर लेते हैं।
मल्टीप्लाइड और एम्प्लीफाइड बाई पीसीआर। इसमें से कुछ फ्रेगमेंट्स उठाते हैं जिनमें VNTRs हैं, उनको मल्टीप्लाइड बाई पीसीआर और एम्प्लीफाइड बाई पीसीआर। और क्या करते हैं चौथे स्टेप में, है ना, और क्या करते हैं, एल्केलाइन केमिकल का यूज करके इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनएज में। किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनएज में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर मेरी कोई बात ना समझ में आए तो मैं, ये देखो इस मोबाइल में आपकी क्लास चल रही है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर इस चीज को दोबारा बता दीजिए, हम बता देंगे। फिर से देखो क्या करते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, एंड दे आर ट्रीटेड विद एल्कलाइन केमिकल्स टू स्प्लिट देम इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना। They are treated with alkaline chemicals to split them into single stranded DNA। और जो ये एम्प्लीफाई करके मिला, जो एम्प्लीफाई करके मिला, इसमें सेकंड काम क्या करते हैं चौथे स्टेप में, कि दे आर ट्रीटेड विद alkaline chemicals, they are treated with alkaline chemicals, है ना। क्यों alkaline chemicals से ट्रीट किया, they are treated with alkaline chemicals to split them into single stranded DNA, to split them into a single stranded DNA। अब ये मल्टीप्लाइड हो गए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो गए। चौथा स्टेप ये था भाई, अंडरलाइन करेंगे, इसको बंद करेंगे ब्रैकेट में, कि फ्रेगमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर साइज हैविंग VNTRs आर मल्टीप्लाइड बाय PCR आर एम्प्लीफाइड बाय PCR, और जो मिला उसको एल्केलाइन केमिकल्स से ट्रीट कर दिया टू स्प्लिट देम इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। एनसीईआरटी ने लिखा है कि इसको सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर देना ब्लॉटिंग है, नहीं। साउदर्न साहब, EM साउदर्न, कुछ लोग सदर्न पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश में सदर्न, हम लोग यूपी बोर्ड वाले लोग थे तो साउदर्न बोलते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग करते हैं। अब क्या करें, अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं इनका ट्रांसफर कर देते हैं सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर, लाइक नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन। तो क्या लिखें भाई, ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स इनटू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन, और इसी ट्रांसफरिंग को ब्लॉटिंग लिखा है एनसीईआरटी। पांचवा स्टेप क्या लिखे, पांचवा स्टेप क्या लिखे, ट्रांसफरिंग दीज सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स, और जहां लिखा ट्रांसफरिंग यही ब्रैकेट में लिख देना साउदर्न ब्लॉटिंग। EM साउदर्न, साइंटिस्ट का नाम EM साउदर्न 1975। लेकिन याद रखना केवल ट्रांसफरिंग ही ब्लॉटिंग नहीं है, ट्रांसफरिंग और हाइब्रिडाइजेशन दोनों को मिलाकर साउदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने ट्रांसफरिंग को ब्लॉटिंग लिखा है। ट्रांसफरिंग या लिख लेना साउदर्न ब्लॉटिंग, अंडरलाइन कर लें। ट्रांसफरिंग एनसीईआरटी ने केवल ब्लॉटिंग लिखा है, वैसे साउदर्न ब्लॉटिंग है। साइंटिस्ट का नाम EM साउदर्न, EM साउदर्न 1975। ट्रांसफरिंग दीज सेपरेटेड डीएनए on synthetic membrane at synthetic membrane like nitrocellulose or nylon। नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन पर
कि सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर इनकी ट्रांसफरिंग कर दी। ये पांचवा स्टेप मिला भाई। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमने बना लिया था, उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमने ट्रांसफर कर दिया एक नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर पर या नायलॉन के पेपर पर। अब क्या करें? मान लीजिए ये पेपर है, ये पेपर है, और इस पर हमने ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ग्रीन कलर से उससे दिखा देते हैं। तो मान लीजिए ऐसे हमने डीएनए ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल दी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना। अब क्या करेंगे? छठा स्टेप क्या है? अब इसमें आप रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब डाल दीजिए। एलेक्स जेफ्रेज साहब ने वीएनटीआर से ही प्रोब तैयार किया था। वीएनटीआर और प्रोब में अंतर है। वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स नेचुरली पाया जाता है डीएनए में, और डीएनए प्रोब को हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। वीएनटीआर नॉन रेडियो एक्टिव है, डीएनए प्रोब रेडियो एक्टिव होता है। और डीएनए प्रोब जो है, और सुनो, वीएनटीआर फिंगरप्रिंट में पर्सन के डीएनए को डिटेक्ट करवाने का काम करता है, और वीएनटीआर को डिटेक्ट करने का काम डीएनए प्रोब करता है। तो सुनो, एक बात समझना यहां पर। अब क्या करें भाई? व्हाट इज सिक्स्थ स्टेप? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। और हाइब्रिडाइजेशन में करेंगे क्या? देखो, है ना, बी इंट्रोड्यूस रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब। रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब। अच्छा, ये रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब जो हमने इसमें डाले, है ना, तुम्हारे एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? लेबल्ड का मतलब हुआ रेडियो एक्टिव लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। अच्छा, वीएनटीआर का सीक्वेंस पहले से मालूम होता है साइंटिस्ट को? क्यों भाई, मालूम करता है वो? अच्छा, इस वीएनटीआर प्रोब जो है, या लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब को जब हमने इंसर्ट कर दिया इसमें, तो अब इसमें बहुत सारे प्रोब जाएंगे, और बहुत सारे प्रोब जाएंगे। तो एक चीज ध्यान देना, मैं कलर चेंज करूंगा, है ना। देखो ऐसे ऐसे सारी जगहों पर नहीं, कुछ जगहों पर ऐसे डीएनए प्रोब जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस रखते होंगे वीएनटीआर के, वो वहां पर पेयर बना लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। सपोज दैट यहां कर लिया ऐसे, सपोज दैट यहां कर लिया, सपोज दैट यहां कर लिया। बाकी इसमें प्रोब बहुत होंगे, प्रोब बहुत सारे होंगे, बहुत सारे प्रोब होंगे, ऐसे 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 बहुत सारे प्रोब होंगे। तो जो डीएनए रेडियो एक्टिव प्रोब वीएनटीआर कंटेनिंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस रखते होंगे, वो वहां पर पेयरिंग कर लेंगे ऐसे, वो वहां पर पेयरिंग कर लेंगे ऐसे। बाकी वॉश आउट कर दिए जाएंगे, बाकी हम इसको धुल देंगे, और जब हम इसको वॉश आउट करेंगे तो सारे प्रोब हट जाएंगे। केवल वही डीएनए प्रोब बचेगा जहां जहां पर डीएनए प्रोब में नाइट्रोजनस बेसिस वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स के नाइट्रोजनस बेसिस के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस रखते होंगे, वो वीएनटीआर वहां डबलिंग कर लेंगे। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या करेंगे? अच्छा, याद रखना, ट्रांसफरिंग और हाइब्रिडाइजेशन दोनों को मिला के बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग में हाइब्रिडाइजेशन भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन मैंने ब्लॉटिंग यहां इसलिए लिखी क्योंकि ट्रांसफरिंग को ही केवल ब्लॉटिंग एनसीईआरटी में लिखा है। अब क्या करते हैं? छठे के बाद 2 लाइन और बता देंगे, खत्म हो जाए। सातवीं बात देखो, सातवीं बात देखो भाई। अब बेटा इसके ऊपर, इस नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर एक एक्सरे फिल्म एक्सपोज कर देते हैं और उसका एक्सरे लेते हैं, है ना। क्या करेंगे सातवीं में? एन एक्सरे फिल्म इज एक्सपोज्ड टू द नायलॉन मेम्ब्रेन,
है ना, एन एक्सरे फिल्म इज, एन एक्सरे फिल्म, एन एक्सरे फिल्म इज एक्सपोज्ड टू द नायलॉन मेम्ब्रेन, नायलॉन मेम्ब्रेन पर एक एक्सरे फिल्म एक्सपोज करते हैं टू मार्क द प्लेसेस, टू मार्क द प्लेसेस वेयर हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। जहां पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है ना, टू मार्क द प्लेसेस वेयर द रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब हैव बाउंड टू द डीएनए फ्रेगमेंट्स, है ना, where hybridization takes place. What is the meaning of hybridization takes place? Where the radioactive DNA probe, radioactive DNA probe binds with the VNTR fragments, VNTR फ्रेगमेंट से जहां पर बाइंड हुआ है रेडियो एक्टिव डीएनए, है ना, ऐसे प्लेसेस डार्क बैंड के रूप में आते हैं जब हम एक्सरे फिल्म डेवलप करते हैं, है ना। दीज प्लेसेस आर मार्क्ड एज डार्क बैंड्स व्हेन एक्सरे फिल्म इज डेवलप्ड। These places are marked as dark band when X-ray plate is developed. When X-ray film is developed, अगर इसकी हम X-ray फिल्म बनाएं, है ना, अगर हम इसकी एक्सरे फिल्म बनाएं तो ऐसे प्लेसेस जहां पर डीएनए प्रोब बाइंड अप हुआ है वहां पर डार्क बैंड आएंगे, है ना। These places are marked as dark band when X-ray film is developed. When X-ray film is developed, this is known as autoradiography. ऑटोरेडियोग्राफी, अगर जब आप ऑटोरेडियोग्राफी करेंगे तो डार्क बैंड आएंगे, एंड दीज डार्क बैंड रिप्रेजेंट्स द डीएनए फिंगरप्रिंट। 8वां पॉइंट क्या लिखेंगे? These dark bands represent these dark bands on X-ray film represents डीएनए फिंगरप्रिंट और डीएनए प्रोफाइल। डीएनए फिंगरप्रिंट यही बनाता है, या इसी को बोलते हैं डीएनए प्रोफाइल। यही डीएनए फिंगरप्रिंट बनाता है, यही डीएनए प्रोफाइल बनाता है। अब एक बात बताएं आपको, ये 8 स्टेप है भाई, देख लीजिए आप। सबसे पहले क्या किया, जल्दी जल्दी देख लो। ब्लड सैंपल लिया या कोई भी सेल ले ले, पहले ही बता चुके, स्किन ले लो, बोन ले लो, कुछ भी ले लो। उससे हमने आइसोलेशन किया डीएनए का। डीएनए का आइसोलेशन के करने के बाद डाइजेशन ऑफ डीएनए किया बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और फिर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जेट इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा
अकॉर्डिंग टू देयर साइज अलग करती है। अलग करने के बाद फ्रेगमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर साइज, इसमें से सेपरेट किया था जो साइज के अकॉर्डिंग, उसमें से कुछ फ्रेगमेंट्स उठाए डेफिनेट साइज के, हैविंग VNTR, उनको मल्टीप्लाई किया, एम्प्लीफाई किया ताकि उनकी मल्टीपल कॉपीज मिल जाए PCR से, और उसके बाद उनको एल्केलाइन केमिकल देके सिंगल स्ट्रैंडेड कर लिया, और इन सिंगल स्ट्रैंडेड DNA ऑफ फ्रेगमेंट्स को जो जिनमें VNTR है उनको ट्रांसफर कर दिया एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर जिसका नाम है नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया। और इस नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की मेम्ब्रेन पर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव DNA प्रोब डाले हमने। तो ऐसे DNA प्रोब जिनके VNTRs, ऐसे रेडियो एक्टिव DNA प्रोब जिन पर पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेस इन DNA फ्रेगमेंट्स पर पाए जाने वाले VNTR पर पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेस के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, वहां जाकर के पेयरिंग कर लेंगे। दिस पेयरिंग इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, है ना। और जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद और जो बचे हुए DNA प्रोब होंगे उनको वॉश आउट कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब एक एक्सरे फिल्म एक्सपोज कर देंगे इस नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर, और उस एक्सरे फिल्म इसलिए लगाएंगे ताकि हम मार्क कर पाए ऐसे प्लेसेस को कि कहां कहां हाइब्रिडाइजेशन हुआ है ना। ऐसे प्लेसेस को मार्क कर पाए जहां पर रेडियो एक्टिव DNA प्रोब बाइंड हुआ है VNTR से। अच्छा, वो रेडियो एक्टिव है तो रेट तो निकाल रहा होगा, और जब उस रेडियो एक्टिव प्रोब जहां जहां बाइंड हुआ है, जब इसकी हम एक्सरे फिल्म लेंगे तो जहां जहां पर बॉन्डिंग हो गई थी, डबलिंग हो गई थी, जहां जहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया था, वहां पर डार्क बैंड मिलेगा, एंड दिस डार्क बैंड इज an X-ray film represent the DNA fingerprint and this is known as autoradiography। अब देखो मिलाएंगे कैसे। कहीं पर एक घटना हुई, मान लीजिए कहीं पर एक घटना हुई। अच्छा, DNA फिंगरप्रिंट कम से कम 2 बार करना पड़ेगा, और वैसे तो 3 बार करना पड़ेगा। क्यों देखो, कहीं पर घटना हुई, ये मिस्टर ए, ये मिस्टर बी, और ये सी, है ना। घटना स्थल से एक DNA मिला आपको, घटना स्थल से। ये सारी प्रक्रिया करी आपने उस DNA के साथ जो कहां से मिला था, घटना स्थल से। एक बार भी करेंगे आप DNA फिंगरप्रिंटिंग। घटना स्थल से जो DNA मिला उसका बैंडिंग पैटर्न ये आया, देख लो भाई, उसका बैंडिंग पैटर्न ये है, देखो ये मिला, ये मिला, ये मिला, और ये मिला, ये बैंडिंग पैटर्न है। अब आपने क्या किया, ए का DNA लिया और ए के DNA में फिर यही सारी प्रक्रिया करी, और जब ए का आपने फिंगरप्रिंट लिया तो ए के फिंगरप्रिंट में बैंडिंग पैटर्न ऐसे मिल रहा है, देखो। और जब बी का DNA पैटर्न मिला, ये 2 सस्पेक्ट थे, अब जब बी का DNA पैटर्न मिला तो बी का DNA पैटर्न फिर इस तरह मिला। सेम क्रोमोसोम का जब आपने किया DNA पे निकाल करके, तो बी का DNA पैटर्न जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है वो इस प्रकार से मिली। आप श्रीमान जी देख लीजिए, यहां से तुरंत खट से डिसाइड हो जाएगा कौन कल्प्रिट है। घटना स्थल से मिला था सी का, है ना, ये सी था, है ना। सी में वो DNA फिंगरप्रिंट है जो घटना स्थल से मिला था। ए और बी कल्प्रिट थे, ए और बी सस्पेक्ट थे। अब बताओ भाई, आप पता लगा लेंगे। आप देखो ए के पैटर्न से जरा मैच कराओ, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन बी का पैटर्न देखो, ये सिंगल, ये सिंगल, यहां पे, यहां पे, तो कौन कल्प्रिट है, बी। किसमें यूज करते हैं, फोरेंसिक एप्लीकेशन में, और किसमें यूज करते हैं, पैटर्निटी डिस्प्यूट्स में, और किसमें यूज करते हैं, पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी में यूज करते हैं। तो क्या पढ़ा है बेटा, DNA फिंगर प्रिंटिंग। तो DNA फिंगर प्रिंटिंग पढ़ाने के साथ साथ, है ना, फिर से एक बात जरा देख लो, ये देखो डिस्चार्ज तो नहीं
ज्यादा बैटरी होने वाला है। चलो ठीक है, रेड हो गया, रेड हो गया। चलो देखो जरा फिर से 1 मिनट देख लो क्या किया। सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया, पीसीआर से एम्प्लीफिकेशन किया, एल्केलाइन केमिकल मिला करके स्प्लिट करके सिंगल स्ट्रैंडेड कर लिया, फिर ब्लाटिंग करने के लिए नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलॉन सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर डाल दिया, और फिर रेडियो एक्टिव प्रोब डाल दिया, और रेडियो एक्टिव प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन करा लिया, और फिर नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर हमने किसका एक्सपोजर किया भाई, एक एक्सरे फिल्म लगाई उस प्लेस को मार्क करने के लिए जहां पर रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब बाइंड हुआ है वीएनडीआर फ्रैगमेंट से, है ना। एंड दीज प्लेसेस आर मार्क्ड एट डार्क बैंड। जब इसकी एक्सरे फोटो ली हमने तो उसमें डार्क बैंड आए, इसको बोला ऑटो रेडियोग्राफी, एंड दीज डार्क बैंड रिप्रेजेंट डीएनए फिंगरप्रिंट। और एक एग्जांपल लेकर के हमने आपको बताया। तो बेटा इस तरीके से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस समाप्त हुआ। अब जब भी अगली क्लास होगी तो हम लोग बायोटेक स्टार्ट करें कि इवोल्यूशन, जल्दी से मैसेज करो उनको, बायोटेक स्टार्ट करें या इवोल्यूशन, मैसेज किया जाए कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करें। मेरी आवाज मिल रही है, अनुष्का साक्य बायोटेक, सौम्या सैनी इवोल्यूशन, जोयाली बायोटेक, जल्दी से मैसेज करो भाई, बायोटेक बायोटेक बायोटेक, सिमरन बायोटेक, प्रियांशी मल इवोल्यूशन, अनिल यादव इवोल्यूशन, शिखा जायसवाल बायोटेक, मुकुल राज वर्मा बायोटेक। थैंक यू सर। तो है इरशाद, स्टार्ट क्या करें अगले लेक्चर में, जल्दी बताओ। बायोटेक बायोटेक, दिशा सचान बायोटेक्नोलॉजी, तन्वी कपूर बायोटेक, भाई बायोटेक जीत रहा है। इरशाद बायोटेक, शिवम यादव बायोटेक, दिशा सचान बायोटेक सर, बिल्कुल ठीक है। तो इलेक्शन जो हुआ इसमें बायोटेक जीत गया। इरशाद बोल रहे हैं बायोटेक, बिल्कुल सही बात है भाई, बायोटेक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पर जो कि मंडे को होगा, हम 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन है तो 2 दिन बेटा क्लास नहीं ले पाएंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी समीक्षा पटेल, दिशा सचान सबके, तो मंडे को बायोटेक स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे मॉलिक्यूलर लाइन बाय लाइन आपको समझ में, वैसे बायोटेक्नोलॉजी भी लाइन बाय लाइन समझ में आएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं बेटा।